सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी क्लासेस 9335 पर। तो कैसे आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी जो है वो शानदार चल रही होगी। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं आपके यूके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए क्लास 12 केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं। और ए चैप्टर के अगर हम बात करें तो हर चैप्टर के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका जो पहला चैप्टर है ठोस अवस्था और दूसरा चैप्टर है आपका विलयन। इन दोनों चैप्टर्स के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। 100 प्लस में हम क्या करेंगे, इनके बहुविकल्पीय प्रश्न को कवर करेंगे। सुपर फास्ट रिवीजन की तरह से आज का क्लास होने वाली है और आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आपके पास समय तो बहुत कम बचा है। ऐसे में आपको मैं रिवीजन करवाऊंगा कि आपको किन क्वेश्चंस को पढ़ना है। देखिए, इस क्लास के अंदर मैं कहता हूं कि क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव होने वाले, लेकिन इनसे आपके थ्योरेटिकल भी तैयार होंगे और आपके जो अति लघु उत्तरीय वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन आते हैं, जो आपके 1 नंबर के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर कर लेंगे। क्योंकि अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन पर हर बहुविकल्पी के अंदर 4 अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे। तो इसीलिए अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंच सके। तो आइए स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण, ये जो दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोसों द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता? अब बात सुनिए, यहां पर कह रहा है ऐसा कौन सा दोष है जो क्रिस्टलीय ठोसों द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। मतलब एक दोष तो ऐसा होगा जो इसमें ठोसों द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा रहा है, लेकिन 3 दोष इसमें ऐसे होंगे जो ठोसों द्वारा प्रदर्शित किए जा रहे होंगे। तो बाई चांस अगर घुमा के क्वेश्चन आता है तो आपको उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला दिया गया है आइसोट्रॉफी दोष होता है, या तीक्ष्ण गलनांक वाला होगा, या एक निश्चित तथा नियमित ज्यामिति का, या उच्च अंतराणविक बल होगा। देखिए, अगर हम बात करें इनमें से कौन सा जो है क्रिस्टलीय ठोसों द्वारा जो ऐसा है जो गुण नहीं प्रदर्शित करता है, किसके क्रिस्टलीय ठोसों द्वारा प्रदर्शित गुण नहीं है। देखिए, अगर हम बात करें निश्चित तथा नियमित ज्यामिति, देखिए क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनमें नियमित और या निश्चित ज्यामिति तो पाई जाती है, तो हमारा सही हो गया। ठीक है, उच्च आणविक अंतराणविक बल ए भी होता है, तीक्ष्ण गलनांक ए भी होता है। तो कौन सा बचा जो नहीं है? हमारा जो पहला बचा है कौन, ए खंड वाला आइसोट्रॉफी, ये हमारा सही विकल्प होगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें जो होता है क्रिस्टलीय ठोसों के गुण नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 गया है कि चतुष्कोणीय क्रिस्टल तंत्र में निम्नलिखित इकाई सेल आयाम होते हैं। इसमें चतुष्कोणीय जो क्रिस्टल तंत्र में निम्नलिखित इकाई सेल का आयाम क्या होता है? ए बराबर बी बराबर सी, ए बी बराबर सी, ठीक है, अल्फा बीटा इक्वल टू 90 डिग्री गामा। ठीक है, इन सभी विकल्प को हम देखेंगे तो हमें एक नियम पता चलेगा। देखिए, इसमें आपको लगभग 8 पढ़ने होते हैं, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। ठीक है, तो इसमें चतुष्कोणीय, पंचकोणीय, क्रिस्टलीय ठोसे, इस तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं उनको पढ़ाया हुआ है। तो अगर हम बात करें इसमें से कौन सा इकाई सेल किसके, चतुष्कोणीय, तो चतुष्कोणीय में होता है ए इक्वल टू वी, tan नेट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरा विकल्प इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HCP व्यवस्था में प्रत्येक गोले की समन्वय संख्या का मान होगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद रख लेना। और यह लघुत्तरी में कैसे आएगा? HCP व्यवस्था में गोलों की समन्वय संख्या क्या होती है? ठीक है, तो अगर हम बात करें इसमें गोलों के समन्वय की संख्या 8 होगी, या हमारी 12 होगी, या 4 होगी, या फिर 6 होगी। देखिए, अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें HCP में जो सब गोलों की समन्वय संख्या होती है वो हमारी 12 होती है, यानी कि 12 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, किसी एक परमाणविक पदार्थ की एक फलक केंद्रीय घनीय इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या क्या होती है? यानी कि कोई एक परमाणविक पदार्थ की देखिए, जो परमाणविक पदार्थ है उसकी फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल जो है उसमें परमाणुओं की संख्या 1 होगी, या 2 होगी, या 4 होगी, या फिर 3 होगी। देखिए, अगर हम इकाई सेल की बात करते हैं तो वहां पर सदैव हमें याद रखना होगा 4 होती है। ठीक है, 4 याद रखना है। फिर कहता है सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में Na पॉजिटिव आयन के चारों ओर कितने Cl नेगेटिव आयन उपस्थित होते हैं? अब कह रहा है कि Na अगर पॉजिटिव आयन है, Na पॉजिटिव आयन के भीतर Na
पॉजिटिव आयन जो है उसमें कितने Cl नेगेटिव आयन उपस्थित होंगे। देखिए अगर हम Na पॉजिटिव आयन की बात करें तो इसके चारों ओर 6 Cl नेगेटिव आयन उपस्थित होंगे। ये बात ध्यान रखना। कितने स्टूडेंट? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य सूत्र AX तथा समन्वय संख्या 6 युक्त एक आयनिक क्रिस्टल है कि त्रिज्या का अनुपात का मान क्या होना चाहिए? 0.37 से अधिक होना चाहिए, 0.37 या तथा 0.41 के मध्य होना चाहिए, या 0.41 तथा 0.22 के मध्य होना चाहिए, या 0.22 से कम होना चाहिए। अगर हम बात करें कोई सामान्य सूत्र AX दिया गया है, अगर हम समन्वय संख्या के अकॉर्डिंग अगर बात कर लेते हैं तो हमारा दूसरा विकल्प जो होगा वो सही होगा। 0.73 तथा 0.41 के मध्य में होना चाहिए, इनके बीच में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि पोटेशियम BCC जालक, बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल, बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल BCC का फुल फॉर्म होता है। पोटेशियम BCC जालक में क्रिस्टलीकृत होता है। पोटेशियम जो है BCC जालक है उसमें क्रिस्टलीकृत होता है। पोटेशियम धातु में पोटेशियम की समन्वय संख्या का मान कितना होगा? देखिए पोटेशियम का होता है के तो आपको पता होता है कि इसका इसका सिंबल जो होता है कैसे इसे प्रदर्शित करते हैं पोटेशियम को। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें इसकी जो समन्वय संख्या का मान होगा 12, 4, 8 या फिर 6, कितना हो सकता है? तो अगर हम इसमें बात करते हैं अगर BCC जालक है क्रिस्टलीय संख्या तो पोटेशियम की समन्वय संख्या सदैव कितनी होती है स्टूडेंट? 8 होती है। बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट Cu की समन्वय संख्या, Cu का मतलब होता है, Cu का मतलब कॉपर की समन्वय संख्या कितनी होती है? आप इसको आंख मीच कर याद रख लेना, 12 होती है। ठीक है, आंख मीच कर याद रख लेना, कुछ आपको मान जो है वो रटने पड़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये दिया गया क्वेश्चन, एक आयनिक यौगिक P धनायन तथा Q ऋणायनों की से निर्मित है। P धनायन Q ऋणायन से निर्मित है। यदि P एकांतर कोणों पर तथा Q विकर्ण के केंद्र पर उपस्थित हो तो आयनिक यौगिक का सूत्र। ये क्वेश्चन हमने आप लोगों को करवाया हुआ है, लेकिन ये तो ऐसे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन इसको जब हम अच्छे से करेंगे कोलों पर या हम फलक केंद्रित इसमें लगा कर करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें आपके पास इतना समय अब नहीं बचा है कि आप ये भी एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि अगर हम इसको समझाएंगे तो लगभग 10 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपको इसमें आंसर बता देते हैं। लगभग क्वेश्चन ऐसे ही सेम उठकर आ जाता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो आप इसमें PQ2 याद रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक क्रिस्टल में परमाणु निम्नलिखित स्थिति में होते हैं। एक क्रिस्टल होता है उसमें जो परमाणु होते हैं किस स्थिति में होते हैं? अधिकतम स्थितिज ऊर्जा, न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा, शून्य स्थितिज ऊर्जा या अनंत स्थितिज ऊर्जा। जो परमाणु होते हैं क्रिस्टल के अंदर वो किस स्थिति में होते हैं? अगर हम परमाणु की क्रिस्टल के अंदर बात करते हैं तो वो निम्न स्थितिज ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। एक तत्व है परमाणु भार 60 दिया गया, सरल घनीय जालक का निर्माण करता है। इकाई सेल के किनारे की लंबाई जो है 60 pm का मतलब होता है पिकोमीटर, रात वाला मत समझ लेना, इतना दिया गया है, यानी क्या करना। तो ठीक है, आपको इसमें बताना है पूरा एक तरीके से न्यूमेरिकल, लेकिन आपको इस यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं। इसमें जो विकल्प सही होगा वो डी वाला सही होगा, आप इसको याद रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक अंतराधात्विक यौगिक LiAg एक घनीय जालक में क्रिस्टलीकृत होता है। Li तथा Ag दोनों की समन्वय संख्या का मान 8 है, तो इसकी क्रिस्टल श्रेणी क्या होगी? साधारण होगी, अंतःकेंद्रित घनीय होगी, इनमें से कोई नहीं होगा, या फलक केंद्रित होगी। देखिए एक क्वेश्चन अभी जो ऊपर निकल गया बिल्कुल उसी से सटा हुआ है। ठीक है, तो इसमें कितनी हो जाएगी? BCC एक तरीके से अंतःकेंद्रित घनीय हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है कि एक ठोस की संरचना W परमाणु एक घनीय जालक के कोनों पर, O परमाणु किनारों के केंद्र पर तथा Na परमाणु घन के केंद्र पर स्थित है। यौगिक का सूत्र बताइए। देखिए ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से बोर्ड एग्जाम के अंदर आते हैं, तो आप इनको अच्छे से याद कर लेंगे। तो इसमें जो सही विकल्प होगा NaWO3 हो जाएगा। ठीक है, चतुष्फल की समन्वय के लिए त्रिज्या अनुपात होना चाहिए। कितना होना चाहिए? इतना इतना इतना। तो अगर हम इसमें चतुष्फलकी की बात करते हैं तो हमारा बी वाला विकल्प जो है वो सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिए, किसी BCC क्रिस्टल इकाई सेल के किनारे की लंबाई A सेंटीमीटर, पदार्थ के परमाणु का भार m, एवोगाद्रो N0
तो पदार्थ का घनत्व कितना होगा। ठीक है, इसमें आपको क्या बताना है, पदार्थ का घनत्व, तो पदार्थ का घनत्व 2mNO0 हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको सी वाला इसका विकल्प सही है। नेक्स्ट है, ये देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ के अच्छे से इसको कर लेंगे। अगर इसके विकल्प की बात करें तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को आपको क्या करना है, विकल्प को देख लेना है, आपको रिवीजन करना है। आपने पढ़ा तो पहले से ही, पोटेशियम की संरचना बीसीसी होती है, हमने पहले बताया बीसीसी परमाणु जिसमें न्यूनतम पड़ोसी के मध्य दूरी इतने एंगस्ट्रॉम है तथा परमाणु का भार इतना है, तो घनत्व कितना होगा। ठीक है, ऊपर जो सूत्र निकल गया उसके सहायता से अगर आप लगाएंगे तो इसमें साधारण से आप इसके आंसर तक पहुंच जाएंगे, और आंसर होगा 809 किलोमीटर पर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, एक्स तथा वाई परमाणु द्वारा निर्मित एक यौगिक घनीय संरचना में क्रिस्टल होता है। परमाणु एक्स घन के कोनों पर उपस्थित है जबकि परमाणु वाई फलक केंद्रों पर उपस्थित है। यौगिक का हमें क्या बताना है, सूत्र बताना है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो x/3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 19 है, एक जालक केंद्रित घनीय तंत्र में दो निकटवर्ती पड़ोसियों के मध्य दूरी d है तो कितना होगा। देखिए एक फलक केंद्रित घनीय जालक, फलक केंद्रित है तो फलक केंद्रित है, एक बात आपको ध्यान रखना है, d/a/2 होगा। इससे हमने कई न्यूमेरिकल आपको बताए हुए हैं, तो इनसे मैंने इनके क्या किया, आपको न्यूमेरिकल भी लगवाए हुए हैं, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखेंगे। कौन सा विकल्प, डी वाला हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए एक तत्व दिया गया है अंता केंद्रित है, वो फलक केंद्रित था, वो अंता केंद्रित घनी संरचना क्रिस्टल होता है। यदि इकाई सेल के किनारों की लंबाई 400 pm हो तो क्रिस्टल में अंतरा आणविक दूरी कितनी होगी। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने कई बार लगाया हुआ क्वेश्चन आ रहा है, तो इसमें 346.4 pm हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, एक फलक केंद्रित घनीय परमाणु का द्रव्यमान इतना है, इकाई सेल के किनारे की लंबाई 400 pm है, इसका घनत्व हमसे पूछ रहा है। अगर इसका जब हम घनत्व निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके अगर घनत्व की बात करते हैं तो हमारा बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक तत्व बीसीसी संरचना में उपस्थित इसका घनत्व इतना है, यदि इस किनारों की लंबाई 250 pm हो तो परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा। इसमें हमसे यम पूछ रहा है, उसमें रो पूछ रहा था, और कभी कभी हमसे डिस्टेंस यानी कि दूरी भी पूछ देता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है आते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो मैंने सोचा आप लोगों को पढ़ाया जाए। देखिए इसमें 26.4, 37.6, 86.1, 54.5, कौन सा विकल्प सही होगा। अगर आप इसको न्यूमेरिकल को हल करेंगे तो आपके पास एक आंसर आएगा 37.6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये बात ध्यान रखना है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। चतुष्फलकीय रिक्तिका की त्रिज्या की कण की त्रिज्या की जो देखिए समझिए, चतुष्फलकीय रिक्तिका की जो त्रिज्या होती है कण की त्रिज्या की 0.225 गुनी होती है। क्या बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, इतनी गुनी ही होती है। अष्टफलकीय रिक्तिका की त्रिज्या कण की त्रिज्या की 0.73 गुनी होती है। ये गलत बात, ये गलत कह रहा है, तो हमारा विकल्प यही वाला सही होगा, यानी कि गलत है तो ये वाला विकल्प सही होगा, हमें आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, गोल्डन सीसीपी जालक में क्रिस्टलित होता है, प्रत्येक गोल्ड परमाणु कितने निकटतम पड़ोसियों द्वारा घिरा है। ठीक है, कितने निकटतम पड़ोसियों द्वारा घिरा होगा, तो 12 पड़ोसियों द्वारा घिरा होगा। ठीक है, NaCl की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए अब पहले ट्रेंड था कि कौन सा सत्य है, अब ज्यादा ट्रेंड चल रहा है कौन सा सत्य नहीं, जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसकी संरचना FCC प्रकार की है। देखिए अगर हम बात करते हैं NaCl की, की संरचना किस प्रकार की होती है, FCC होती है, तो हमारा विकल्प बिल्कुल सही हो गया। Cl जो आयन है घन के कोनों पर तथा फलक के केंद्र पर उपस्थित होगा, ये बात बिल्कुल हमें सही लग रही है। Na+ आयन एकांतर चतुष्फलकीय रिक्तिकों में उपस्थित होगी। अब बताइए ये कोनों पर और क्या है, घन के कोनों पर फलक केंद्रों पर उपस्थित है, तो क्या रिक्तिकाओं में Na+ जाएगा, बिल्कुल गलत है, साला गलत बता रहा है, तो ये वाला विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। इसकी संरचना जो होगी समन्वय संख्या इतनी होगी, हाँ ये वाला भी सही है, तो हमारा तीसरा विकल्प गलत है, इसी को आप लगा देंगे। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित की संरचना में कौन सा पदार्थ लौह चुंबकीय है। अगर हम इसमें निकालेंगे क्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसमें देखेंगे जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं कुछ में नहीं पाए जाते हैं, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसको बताते हैं अनुचुंबकीय है, लौह चुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है। तो Fe3O4 जो होता वो आपका लौह चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, नेक्स्ट है, क्रिस्टल के घनत्व को कम करने वाला बिंदु दोष है। क्रिस्टल का घनत्व जो होता है उसको कम कर देता है, ऐसा कौन सा दोष है। देखिए साटकी दोष होता है या फ्रेंकल या AB, दोनों इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करते हैं साटकी दोष में, तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई धन आयन या ऋण आयन जो होता है अपने स्थान से बिल्कुल लुप्त ही हो जाता है। और फ्रेंकल दोष की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है,
अपने स्थान को छोड़ देता है, तो हमारा पहला विकल्प जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एफ केंद्रों की उपस्थित क्रिस्टल को चालक बना देते हैं, रंगहीन बना देती है, रंगीन बना देती है, अचालक बना देती है। कौन सा विकल्प सही होगा? अगर हम बात करें, अगर एफ के केंद्रों पर उपस्थित जो है क्रिस्टल को क्या करता है, रंगीन बना देता है। ठीक है, बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, समूह 13 के एक तत्व को सूक्ष्म मात्रा में Ge में मिलाने पर उत्पन्न होने वाला पदार्थ एक कुचालक होगा, एक N प्रकार का अर्धचालक होगा, या P प्रकार का अर्धचालक होगा, एक अतिचालक होगा। कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए, अगर हम बात करते हैं अगर हम वर्ग 13 का कोई तत्व जिसका नाम है G में मिला देने पर उत्पन्न पदार्थ कैसा हो सकता है, तो अगर हम इसको मिला देते हैं तो उत्पन्न पदार्थ जो होगा एक P प्रकार का अर्धचालक होगा। ठीक है, P प्रकार का क्या होगा, अर्धचालक हो जाएगा। अब देखिए, नीट का क्वेश्चन फंसा, इस तरीके से क्वेश्चन नीट में आते हैं, IIT JEE में आते हैं। चुंबकीय आघूर्ण का कौन सा समूह प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ को दर्शाता है? देखिए, इसमें तो टोटल ऊपर को है, इसमें ऊपर नीचे सिंबल क्रम है, इसमें दो ऊपर दो नीचे, लेकिन आखिरी में इसका क्रम पूरा नहीं हो रहा है। इसमें भी आपको क्रम पूरा नहीं हो रहा, दो ऊपर फिर एक नीचे, दो ऊपर एक नीचे, इसमें भी क्रम पूरा हो रहा है। अब इसमें बताना है चुंबकीय आघूर्ण का कौन सा समूह एक प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ को दर्शाता है। कौन सा विकल्प सही हो सकता है? देखिए, अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक साधारण क्रम मिल रहा है, इसमें भी हमें कोई क्रम नहीं मिल रहा है, बिल्कुल सिंपल बात है। इसमें क्या होता है, आपको दोनों तरफ जाना होता है, तो हम दोनों तरफ जाते हैं, तो इसमें हमें सबसे सही क्रम मिल रहा है, तो हमारा बी वाला विकल्प ही सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? फिर आगे कौन सा कथन सत्य नहीं, ये साले ये कभी नहीं पूछते कौन सा कथन सत्य है, ज़्यादातर कंफ्यूज करने के लिए पूछते कौन सा कथन सत्य नहीं है। जब आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, कथन को पढ़ेंगे, तो आपको इसमें बी विकल्प एक मिलेगा जो कथन सत्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ठोस जालक में जब धन आयन अपने स्थान को छोड़कर अंतराकाशी स्थान को ग्रहण कर लेता है तो जालक, देखिए हमने अभी आपको ऊपर बताया था, अपना स्थान तो छोड़ देता है लेकिन अंतराकाशी स्थान तो ग्रहण कर ही रहा है, तो क्या हो सकता है? और हमने क्या बताया था, और एक तो ऐसा होता है जिसमें वो अपना स्थान छोड़ता है, किसी का ग्रहण नहीं करता, बिल्कुल लुप्त हो जाता है। तो अगर हम बात करें ग्रहण कर लेता है तो वो तो होगा फ्रेंकल दोष, अगर लुप्त की बात करते हैं तो वो होता है साटकी दोष। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारा पहला विकल्प सही होगा। CSBR की संरचना BCC बॉडी सेंट्रल यूनिट प्रकार की है। एक सिरे की लंबाई जो इतनी है, इतने एंगस्ट्राम में CSBR के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होगी, इसके आपको डिस्टेंस निकालनी है। जब आप इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो हमारा बी विकल्प आ जाएगा 3.72 एंगस्ट्राम। ठीक है, नेक्स्ट है कि जर्मेनियम उदाहरण है एक आंतरिक अर्धचालक का, बाह्य अर्धचालक का, कुचालक का, या N प्रकार का अर्धचालक। अगर हम जर्मेनियम की बात करते हैं तो ये तो आपको फिजिक्स में भी मिलेगा और केमिस्ट्री में भी यहाँ पर हमें मिल रहा है, तो इसमें हम सही के विकल्प की बात करते हैं तो फर्स्ट विकल्प हमारा सही हो जाएगा। क्या होगा, अंतराकाशी वो आंतरिक अर्धचालक का एक उदाहरण, अच्छा उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, आर्सेनिक को सिलिकॉन में मिश्रित करने पर किस प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है? अब हम बात करते हैं आर्सेनिक को क्या करते हैं, सिलिकॉन में मिलाते हैं तो किस प्रकार का हमें अर्धचालक जो होता है वो प्राप्त होता है, तो वो हमें अर्धचालक जो प्राप्त होता है वो N प्रकार का प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं 1 ग्राम द्रव्यमान वाले NaCl के घनीय आदर्श क्रिस्टल में कितनी इकाई सेल उपस्थित होंगी, कितनी इकाई सेल उपस्थित हो सकती हैं? इनमें Na का मान दिया है, Cl का मान दिया, कितने इकाई सेल जो है वो उपस्थित हो सकती हैं कम से कम, तो इसमें 2.757 इंटू 10 की पावर 21 इकाई सेल उपस्थित हो सकती हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। आप इसमें देखिए, इसमें कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा दोष दर्शाया जा रहा है, हमने ऊपर बताया क्वेश्चन है, उसी के अगर आप सेंस लगा देंगे तो आप बता सकते हैं कौन सा दोष दर्शाया जा रहा है। बताइए कौन सा दोष जो है वो इस क्वेश्चन के अंदर दर्शाया जा रहा है। इसमें आपको विकल्प नहीं दिए हैं, लेकिन आपको सोच के बताना है इसमें कौन सा जो है एक दोष है वो दर्शाया जा रहा है। आपके पास कुछ समय है, जल्दी जल्दी से सोच लीजिए और हमें इसका बताने का आंसर का प्रयास कीजिए। देखिए, अगर हम इसमें बात करते हैं तो कौन सा हमें, यानी कि इसमें अंदर देखिए, इसमें तो बिल्कुल अपने स्थान से लुप्त हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर आपको कुछ मिल रहा है, यानी यहाँ पर Na पॉजिटिव होना चाहिए था, नहीं है, यहाँ पर Cl निगेटिव होना चाहिए, नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें कौन सा दोष हो सकता है, बताइए। इसमें अगर हम बात करते हैं तो ऊपर हमने बताया जिसमें लुप्त हो जाते हैं उसमें कौन सा दोष होता है स्टूडेंट, वो होता है साटकी दोष। कौन सा, साटकी दोष। तो यहाँ पर हमारा सही विकल्प अगर होते तो साटकी दोष होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की।
देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमको सही विकल्प चुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका यानी कि जो उत्तर पुस्तिका होगी उस पर हमें अंकित करना है। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, एक वैद्युत अपघट्य जल में तब मिलाया जाता है जब, कब मिलाया जाता है, जब जलयोजन ऊर्जा जालक ऊर्जा की अपेक्षाकृत कम होती है, इसकी जल योजन ऊर्जा जालक ऊर्जा के समान होती है, इसकी जल योजन ऊर्जा उच्च होती है, घुलनशीलता का क्रम ऊष्माक्षेपी होता है। कैसा होता है, ऊष्माक्षेपी, यानी कि जो एक वैद्युत अपघट्य में क्या होता है, जल कब मिलाया जाता है, देखिए जल जब मिलाया जाएगा इसकी जल योजन ऊर्जा क्या होगी, उच्च हो जाएगी, तब हम जल मिलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, दो द्रवों का एक स्थिर क्वथनांकी मिश्रण दोनों शुद्ध द्रवों में क्वथनांकों से कम ताप पर तब उबलता है जब यह संतृप्त होता है। राउल्ट के नियम के विचलन नहीं दर्शाता है, राउल्ट के नियम का ऋणात्मक विचलन दर्शाता है, राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन दर्शाता है। इसमें राउल्ट का तो बार बार मिल रहा है, तो हमें एक चीज़ तो क्लियर है, ये राउल्ट से ही संबंधित है। अगर आपने राउल्ट का नियम अच्छे से पढ़ा है तो आप इसका विकल्प का आंसर आराम से दे सकते हैं, लेकिन हम तो यहाँ पर आपको बताएंगे इसमें चौथा विकल्प जो होगा धनात्मक विचलन दर्शा रहा है। ठीक है, प्रभाजी आसवन द्वारा किस विलयन युग्म को पृथक किया जा सकता है, जल HNO3 को, जल HCl को, C2H5OH एथिल अल्कोहल जल को, बेंजीन टाइलून को। प्रभाजी आसवन विधि द्वारा किस विलयन युग्म को पृथक किया जा सकता है, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा, तो अगर हम बात करते हैं बेंजीन और टालुइन को किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ये न्यूमेरिकल है, ये तो आपको लगाना पड़ेगा। 18 ग्राम ग्लूकोज है, 100 ग्राम विलायक में घुला है, तो विलयन की सांद्रता का मान कितना होगा, कितना इसका मान हो सकता है, तो इसका जो मान होगा आंसर आएगा, आप इनको सभी को न्यूमेरिकल को लगाएंगे, बात मेरी मान लेना स्टूडेंट, 0.1 मोलर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये भी न्यूमेरिकल है, अगर इसके आंसर आपको इनके सभी के बता दे रहे हैं, इसमें 0.20 आ जाएगा। 100 ग्राम जलीय विलयन में CO3 के 10 ग्राम उपस्थित तो विलयन की सांद्रता, इसमें कौन सा सही होगा, इसमें आपका आ जाएगा 10,000 ग्राम ppm आ जाएगा, पार्ट पर मिलियन आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म अणुसंख्य नहीं है, कौन सा गुणधर्म जो है अणुसंख्य नहीं है, क्या हमारा डेल्टा TF, डेल्टा TB, परासरण दाब या KB, कौन सा जो है वो अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, तो अणुसंख्य गुणधर्म जो बात करते हैं वो KB नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जल की मोलर अवनमन स्थिरांक, मोलर अवनमन स्थिरांक कितना है, NaCl के मोलर जलीय विलयन 0.1 मोलर जलीय विलयन का हिमांक कितना होगा, अगर आप इस न्यूमेरिकल को हल करेंगे तो -0.732 सेंटीग्रेड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी न्यूमेरिकल है, इसमें अगर हम बात करते हैं सही विकल्प की तो आपका 0.1 मोल आ जाएगा, क्योंकि अगर हम इनको विकल्प को लगवाते हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने आपको इनके सूत्र भी पढ़ाए, इनसे न्यूमेरिकल भी पढ़ाए, तो आप वहां जाकर अच्छे से समझ लेना और लगा लेना। ठीक है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। 20 ग्राम जल में घुलित एक विद्युत अपघट्य अन्य अपघट्य के इतने ग्राम है तो विलयन में इतने हिमकृत होता है, तो इसमें KF का मान इतना दिया गया, तो विलय का अणुभार कितना होगा, यानी कि हमसे यम पूछ रहा है। इससे रिलेटेड हमने आपको कई क्वेश्चन लगवाए हुए हैं। तो अगर इसमें हम सही विकल्प की आपको बात करते हैं तो हमारा 109.5 आ जाएगा। आप इस विकल्प को क्या करें, सही मान लेंगे, यही विकल्प हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके 0.1 मोल जलीय विलयन का हिमांक सबसे कम होगा, K2SO4 का, NaCl का, ग्लूकोज का, यूरिया का। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करते तो हमारा जो K2SO4 होगा उसके जलीय विलयन का हिमांक सबसे कम आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया, निम्नलिखित में से निम्न में से किस रबड़ में के लिए बांड-हाफ कारक का मान K3 Fe6 के बांड-हाफ कारक के मान के बराबर होगा, किसका मान हो सकता है, तो वो हमारा होगा AlNO3 का होल ट्राइज के। पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन में मर्क्यूरी क्लोराइड मिलाने पर क्या होता है, देखिए क्वथनांक अपरिवर्तित रहता है, हिमांक में वृद्धि होती है, हिमांक कम हो जाता है, हिमांक अपरिवर्तित रहता है, यानी कि क्वथनांक में हिमांक से संबंधित क्वेश्चन है। ये बात तो आपको क्लियर हो गई। अगर हम इसमें क्वेश्चन की बात करें तो हिमांक में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ठीक, कौन सा स्टूडेंट, बी वाला विकल्प सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 है, हिमांक में अवनमन के आधार पर ज्ञात किया गया कि बेंजीन में उपस्थित बेंजोइक अम्ल का अणुभार संगत होता है, किसके, बेंजोइक अम्ल के आयनों के, बेंजोइक अम्ल के द्विलीकरण के, बेंजोइक अम्ल के त्रिकरण से, बेंजोइक अम्ल के विलयनीकरण से, किससे संबंधित होता है, तो वो संबंध होता है बेंजोइक अम्ल के द्विलीकरण से, किससे, द्विलीकरण, यानी कि बी विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, जल का मोलर अवनमन स्थिरांक इतना है 1.86 है, यदि 342 ग्राम सुक्रोज को
1000 ग्राम जल में घोला जाता है तो विलयन का हिमांक कितना होगा। अगर इस न्यूमेरिकल को हम हल करेंगे तो -1.86 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसीटोन तथा क्लोरोफॉर्म को मिश्रित करने पर एक उनके मध्य हाइड्रोजन बंध बन जाता है इसका इस प्रकार का द्रव्य युग्म राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन दर्शाता है, राउल्ट के नियम का ऋणात्मक विचलन दर्शाता है, राउल्ट के नियम का कोई विचलन नहीं दर्शाता है, या आदर्श विलयन बनाता है। क्या हो सकता है? तो इसमें अगर हम बात करें तो राउल्ट के नियम का वो धनात्मक विचलन दर्शाता हुआ पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, शुद्ध व शुष्क वायु में क्रमिक रूप से इतना अगर मिलाते हैं तो इसमें एक तरीके से न्यूमेरिकल है तो क्या सही होगा। तो इसमें 71.43 सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। निम्न में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है? हिमांक नहीं है, क्वथनांक नहीं है, प्रासरण दाब नहीं है, या बाष्प दाब नहीं। एक क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो बोर्ड एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन, अगर आप 2023 का हमने जो मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराया वहाँ पर भी एक क्वेश्चन हमें फंसा हुआ था, तो इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सही विकल्प तो आपको पता ही होगा, प्रासरण दाब है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 बिलियन के लिए हिमांक अवनमन इतना है, यदि अवनमन स्थिरांक का मान इतना है तो बिलियन की मोललता क्या हो सकती है। अगर इसको अमल करेंगे, मोललता निकालेंगे तो 0.01 आएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक अपक्षेप अर्धपारगम्य झिल्ली की भांति व्यवहार करता है। कौन सा? कैल्शियम सल्फेट, बेरियम ऑक्जेलेट, कॉपर पायरोसाइनाइड या निकिल फास्फेट। क्या हो सकता है? तो अगर हम इसमें बात करते हैं तो कॉपर पेरोसाइनाइड हो सकता है। ठीक है। कॉपर पेरोसाइनाइड इसका सही विकल्प होगा। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, एक तरीके से न्यूमेरिकल है। अगर इसके सही विकल्प की बात करते हैं तो हमारा इसका जो आंसर आएगा 180 आ जाएगा। ठीक है। आप इसको लगा लेंगे। एक दिया गया है 0.1 मोल आदर्श विलयन बनाने के लिए बार्नटाप कारक का मान कितना होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, फंसने वाला है। तो अगर हम इसमें बात करें तो बार्नटाप गुणांक का मान सदैव कितना होना चाहिए? 1। कितने के लिए? इतने के लिए तो 1 होना चाहिए, और जिससे आप मान बढ़ाएंगे वैसे इसका मान भी बढ़ता जाएगा। अगर ये भी एक हमें एक अच्छा सा न्यूमेरिकल दिया गया, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो इसका 62.04 आंसर हो जाएगा। HCl तथा जल स्थिर क्वथनांकी मिश्रण में होता है। कब होता है? कितने परसेंट मिलाएंगे HCl तब स्थिर क्वथनांकी मिश्रण बनेगा। 48% जल HCl होना चाहिए, वो जल होना चाहिए HCl, 48% HCl होना चाहिए, 22.2% HCl होना चाहिए, 20.2 HCl होना चाहिए, या 36% HCl होना चाहिए। ठीक है। अगर हम बात करते हैं HCl कितना होना चाहिए जल के अंदर, तब स्थिर क्वथनांकी मिश्रण जो है हमें प्राप्त होना चाहिए। तो 20.2 अगर % HCl है किसमें? जल के अंदर, तो हमारा स्थिर क्वथनांकी मिश्रण कहलाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा 0.1 मोल जलीय विलयन में सबसे कम हिमांक प्रदर्शित करता है। ठीक है। ये जो आपको 4 विकल्प दिए गए, इनमें से आपको छांटना है। तो अगर इन विकल्प के अकॉर्डिंग बात करें तो Al2SO4 का होल ट्राई सही विकल्प हो जाएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। देखिए स्टूडेंट 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसी अन्य विलयन की तुलना में एक कम परासरण दाब युक्त विलयन को कहा जाता है क्या? न्यून परासरी, अति परासरी, समपरासरी, या इनमें से कोई नहीं। अगर कोई विलयन है उसमें कम परासरण है तो उसको क्या कहा जाएगा? न्यून परासरी कहा जाएगा। ये बात तो सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, एकल शुद्ध अवयव के रूप में उबालने वाला मिश्रण क्या कहलाता है। तो अगर एकल शुद्ध अवयव मिश्रण तो स्थिर क्वथनांकी कहलाएगा, जो कि पहले विकल्प हम इससे पहले क्वेश्चन देख चुके हैं इसका। ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड तथा बेरियम क्लोराइड सम मोलल विलयनों का परासरण दाब निम्न में किस क्रम होगा। सबसे ज़्यादा BiCl2 का होगा, NaCl का होगा, या ग्लूकोज का होगा। देखिए इसको क्वेश्चन में टाइम लगेगा और इसका मैं विकल्प बता देता हूँ, वो सबसे पहले ही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। एक टूथपेस्ट है, 50 ग्राम के 0.2 ग्राम फ्लोराइड उपस्थित है। ppm में फ्लोराइड की सांद्रता कितनी? जब हम इसकी सांद्रता निकालेंगे तो ppm में कितनी आएगी? 400 ppm। निम्नलिखित में से कौन सा ताप परिवर्तन को प्रभावित नहीं करता? ताप परिवर्तन को प्रभावित नहीं करता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोलरता या मोलरता। जिसमें ताप प्रवाहित नहीं, ताप जो होता है प्रभावित नहीं होता, ताप को प्रभावित नहीं करता है। तो अगर हम बात करें मोलरता जब हम निकालते हैं तो उसमें ताप प्रभावित नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है, सोडियम क्लोराइड के जलीय घनीय बेलन का परासरण दाब माप विधि द्वारा अणुभार इसके सैद्धांतिक मान का के 2 गुना होता है, समान होता है, 3 गुना होता है, या आधा होता है। कितना हो सकता है? तो अगर हम इसकी बात करें तो वो कितना होता है? आधा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन समझ लीजिए, निम्नलिखित चित्र की सहायता से सही विकल्प का चयन करना। देखिए ये चित्र है और इसमें विकल्प, पहले आप चित्र देख लीजिए ध्यान से, फिर हम बात करते हैं विकल्प। इसमें एक विलयन है ग्लूकोज का है और इसमें हमें NaCl का है। दोनों विलयन क्या कह रहा है? झिल्ली में परितः किसी भी विलयन का गमन नहीं होगा।
यानी कि जो झिल्ली है इसमें परितः किसी भी विलयन का क्या होगा, गमन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो झिल्ली लगी है ये अर्ध पारगम्य झिल्ली है। इसमें कह रहा है कौन सा विलयन इधर से इधर जाएगा या कौन सा विलयन इधर से इधर जाएगा। ग्लूकोज का विलयन परासरण दाब NaCl के विलयन के परासरण दाब के समान है। NaCl विलयन का परासरण दाब ग्लूकोज विलयन के परासरण दाब की अपेक्षा कम है। अगर हम बात करते हैं NaCl विलयन का परासरण दाब ग्लूकोज विलयन के परासरण दाब की अपेक्षा उच्च है। हाँ, ये बात तो सही है। NaCl विलयन का जो परासरण दाब है जो ग्लूकोज के विलयन के परासरण दाब से उच्च है, ये बात हमारी सही है, तो विकल्प हमारा चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल दिया गया, इसमें हम सही विकल्प आपको बता देते हैं। आंसर इसका क्या हो सकता है। देखिए, अगर इस न्यूमेरिकल को हल करेंगे अच्छे से, हम अगर इसके आंसर निकालने का प्रयास करेंगे और संभावित सूत्र तक अगर पहुंचने का हम प्रयास करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा तीसरा वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का हिमांक कितना दिया गया है। ठीक है, इतना क्वेश्चन है और इसमें हमें जो विकल्प दिए गए वो 4 है हमारे पास। इसमें से कौन सा विकल्प सही हो सकता है। अगर इसको हम हल करेंगे तो हमारा पहला विकल्प हमें सही आएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को खत्म करते हैं। जलीय विलयन का हिमांक कितना है, तो इसमें पूछ रहा है उच्च उन्नयन यानी क्वथनांक में उन्नयन कितना होगा। अगर हम क्वथनांक में उन्नयन की बात करते हैं तो 0.0512 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, ए तथा बी के एक मिश्रण में अवयव ऋणात्मक विचलन तब प्रदर्शित करता है जब A माइनस बी अंतःकेंद्र। आप इनको पढ़ेंगे और अच्छे से इनका आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर हम इसके आंसर की बात करें तो पहला विकल्प सही होगा। और ये ऐसा क्वेश्चन नहीं, सभी एक अच्छे से एग्जाम में आए हुए हैं, अच्छे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, एक दुर्बल अम्ल जो है इतना है मोलल विलयन में, इसमें हमें क्या निकालना है, जल में जो इस विलयन है इसका हिमांक लगभग कितना होगा, कितना हो सकता है इसका हिमांक। इसका हिमांक जो होगा 0.480 सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है, इसका सही विकल्प, इसका आंसर जो होगा 0.07 हो जाएगा। ठीक है, आप इनको पढ़ लेंगे। यदि दो द्रव ए और बी आदर्श विलयन बनाते हैं तब मिलाने पर एंथैल्पी शून्य होती है, मिलाने पर एंट्रोपी शून्य होती है, मिलाने पर मुक्त ऊर्जा शून्य होती है, मिलाने पर मुक्त ऊर्जा एंट्रोपी दोनों शून्य होती है। और देखिए, अच्छे एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं आए नहीं है। तो अगर इसमें बात करते हैं कि एंथैल्पी जो होती है वो कैसी हो जाती है, शून्य हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की अगर हम बात करते हैं तो निम्नलिखित में कौन सा जलीय विलयन क्वथनांक सबसे उच्च होगा। किस जलीय विलयन का क्वथनांक जो होगा सबसे उच्च होगा, तो हमारा जो पहला विकल्प है इसका क्वथनांक सबसे उच्च होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव युग्म राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। जल प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बेंजीन मेथेनॉल, जल प्लस नाइट्रिक अम्ल, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। तो अगर हम बात करते हैं इसमें से कौन सा है द्रव जो राउल्ट के धनात्मक विचलन का प्रदर्शित करता है, कौन हो सकता है, तो वो बेंजीन प्लस मेथेनॉल है, वो हमारे राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन जो है वो असत्य है। राउल्ट के नियमानुसार एक विलयन के किसी भी अवयव का वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती है, तो बिल्कुल सही है, इसको कभी गलत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी भी विलयन का परासरण दाब इतने पाई बराबर MRT से प्राप्त होता है जहां m विलयन की मोलरता है, बिल्कुल सही है, बात भी सही है इसकी। नेक्स्ट है, दिए गए यौगिक इतने मोल जलीय विलयन के प्रसरण का सुक्रोज होता है, ये भी सही है। भिन्न विलायक, ये वाला सही होगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गलत है, तो ये वाला हमारा विकल्प जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, असत्य है। नेक्स्ट है, यदि Na2SO4 विलयन वियोजन की मात्रा अल्फा हो तब अणुभार की गणना करने के लिए प्रयुक्त बर्नऑफ गुणांक I कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, A+2 अल्फा होना चाहिए, 1+2 अल्फा होना चाहिए। नेक्स्ट है, समान विलायक से निर्मित सममोलर विलयनों के क्वथनांक व हिमांक भिन्न भिन्न होते हैं। क्वथनांक एवं हिमांक समान होते हैं। हिमांक समान परंतु क्वथनांक भिन्न, क्वथनांक समान परंतु हिमांक भिन्न। क्या हो सकते हैं, यानी कि समान विलायकों से निर्मित सममोलर विलयनों के क्या हो सकते हैं, तो अगर इनके क्वथनांक एवं हिमांक क्या हो सकते हैं, बिल्कुल समान हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित मिश्रणों में से प्रबल अंतःक्रिया के रूप में द्विध्रुवीय आकर्षण उपस्थित होता है। ठीक है, किसमें होता है, तो वो हमारा होता है एसीटोनाइट्राइल तथा एसीटोन के मध्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है, 18 ग्राम ग्लूकोज को 178.2 ग्राम जल में घोला गया है। 100 सेंटीग्रेड ताप पर जलीय विलयन का वाष्प दाब कितना होगा, तो इसके जलीय विलयन का जो वाष्प दाब होगा
7.060 हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमें एक न्यूमेरिकल दिया गया, इसके अगर सही विकल्प आंसर की बात करते हैं तो हमारा 210 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा एक प्रकार से न्यूमेरिकल है, अगर इसके आंसर की बात करें तो हमारा आएगा 350। अच्छे से इनको पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, अगर इस न्यूमेरिकल की अगर हम बात करते हैं 49 नंबर न्यूमेरिकल की, तो इसमें सही विकल्प कौन सा होगा? तो इसमें सही विकल्प जो होगा 49 नंबर न्यूमेरिकल का तो कौन सा हो सकता है? आप लोग हमें बताइए, नहीं तो मैं बता रहा हूँ 50 मोल। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, ये भी न्यूमेरिकल है, इसका सही विकल्प होगा हमारा 17.325। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल की मोलरता इतनी बार आया हुआ, आप देखिए यूपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यूपी बोर्ड के अंदर कितना है, कितना हो सकती है? 55.56 होती है, कहीं भी आया हुआ, लेकिन क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रसारण दाब सबसे कम है? किसका प्रसारण दाब सबसे कम हो सकता है? तो अगर हम बात करते हैं तो किसका प्रसारण दाब कितना सबसे कम होता है? सबसे कम प्रसारण दाब किसका हो सकता है? तो वो होगा पोटेशियम क्लोराइड विलयन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोलर जलीय विलयन में विलय का मोल प्रभाव, ठीक है, कितना होता है? आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और लास्ट क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन, किस सूत्र द्वारा मोलर उन्नयन स्थिरांक Kb की गणना की जा सकती है? ये दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, आप हमें इनके दूसरा विकल्प हैं कि नहीं है? हैं विकल्प, इन सभी विकल्प का आपको आंसर बताना है। ये दोनों क्वेश्चन का 53 नंबर क्वेश्चन और 54 नंबर क्वेश्चन का आपको जो इसका आंसर होगा वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आपको अच्छे से समझ में आ गया सुपरफास्ट रिवीजन के क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमें कमेंट करके बताना आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए। आप हम जल्दी से जल्दी, हमारी टीम आपका सपोर्ट करेगी और आपके अकॉर्डिंग वीडियो बनाया जाएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।